डाउट्स लेंगे, पहले डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। बिगनर बॉक्स 2 में है क्या डाउट? बिगनर बॉक्स 2 में, चलो पहले बिगनर बॉक्स 2 के डाउट्स ले लेते हैं अपन। मैं आता हूं 1 मिनट में डाउट्स लेके। हाँ बताओ जी, बिगनर बॉक्स 2 में है क्या डाउट? बिगनर बॉक्स 2 पर तो इक्वेशन की है। चलो बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 7 एक सबका कॉमन डाउट है और एक 9th वाला है ना। 7 और फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3 है, 7th है, 9th है। और कोई डाउट है क्या? फिर कोई 5th भी लिख रहा है। चलो चलो पहले 7th ले लेते हैं। 7th के लिए सब बहुत परेशान हो रहे हैं। पहले 7th वाला ले लेते हैं अपन। 7th मोस्ट कॉमन डाउट है। 7th क्वेश्चन में है कि A1 A2 A3 अप टू AN जो है वो AP में गिवन है। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? नहीं है ना, शायद से चालू है। ये एपी में गिवन है अपने को, और अपने को गिवन है 1/A1 AN प्लस 1/A2 AN माइनस 1 अप टू 1/AN A1 इज इक्वल टू गिवन है k टाइम्स ऑफ A1 प्लस AN, और ब्रैकेट में इसने लिखा हुआ है 1/A1 प्लस 1/A2 अप टू 1/AN लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें, है ना, कि दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? देन के इज इक्वल टू, अपने को के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू अपने को निकालनी है। आप इधर से स्टार्ट कर लो, चाहे इधर से स्टार्ट कर लो, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन, है ना। अब उसमें क्या होता है कि एक काम मैं कर सकता हूं। अच्छा, टोटल कितने टर्म्स हो गए इसमें? एन टर्म्स हो गए, टोटल एन टर्म्स हो गए। अब A1 और AN, एक प्रॉपर्टी याद है आपको? एक प्रॉपर्टी अपन ने ली थी, एक प्रॉपर्टी अपन ने ली थी, याद है कि सम ऑफ द इक्विडिस्टेंस टर्म्स का जो सम है कांस्टेंट आता है। स्टार्टिंग से चले और लास्ट से चले तो उनका जो सम आता है वो कांस्टेंट आता है। याद आ रहा है एक प्रॉपर्टी? मतलब यदि मैं A1 प्लस AN करूंगा इज इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1 करेंगे, ऐसे करते करते जाएंगे तो सब इक्वल आएगा। याद है ना? तो बस अपन एक काम करते हैं, जो मुझे प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं चलूं तो 1/A1 प्लस AN से डिवाइड, 1/A1 प्लस AN से डिवाइड, और A1 प्लस AN से मल्टीप्लाई। LHS को सॉल्व कर रहा हूं मैं, LHS को सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे कर लिया, कर सकते हैं। ठीक है, सो 1/A1 प्लस AN आ गया। इसको तो ऐसा कैसा रहने देते हैं, इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं, है ना। A1 प्लस AN ही रहने देता हूं मैं इसको। इसको क्या लिख सकते हो? A1 प्लस AN को A2 प्लस AN माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं, मतलब A2 प्लस AN माइनस 1 लिख सकते हैं ना इसको, A2N माइनस 1, है ना। और बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट में लिख सकते हैं A3 प्लस AN माइनस 2 लिख सकते हैं ना, A3AN माइनस 2। बिल्कुल ऐसे लास्ट में वापस से अपन A1 प्लस AN ही लिखा रहने देते हैं, तो AN इंटू A1 हो जाएगा। अब अलग अलग करोगे आप इसको, अब अलग अलग करोगे तो 1/A1 प्लस AN तो ऐसा का ऐसा हो गया। दिस अपॉन दिस करेंगे तो कितना आएगा? 1/AN। दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/A1। फिर ऐसे दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/AN माइनस 1। दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/A2, है ना। ऐसे करते करते यहां पे आएगा मेरे पास 1/AN माइनस 2। इसके नेक्स्ट आएगा 1/A3, और ऐसे करते करते सबसे लास्ट में वापस से यहां पे क्या आएगा? 1/A1 AN आएगा और 1/A1 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? सारी टर्म्स डबल आ जाएगी। ठीक है, सारी टर्म्स डबल आ जाएगी कि नहीं?
साहिल, आप जो भी हो ना, तो ट्रैक भी हो रहा है, ध्यान रखना। आप ये मत सोचना ट्रैक नहीं हो रहा है, 1 मिनट में पकड़े जाओगे। तो अलग अलग कर लिया, 1/n अलग हो गया, 1/a1 अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, राइट। अब क्या कर सकता है, हर टर्म डबल होगी। एक 1/an यहां से आएगा, ठीक है, और एक 1/an यहां से आएगा डबल। एक 1/a1 यहां से आएगा और एक 1/a1 यहां से आएगा। ठीक है, आ रहा है? तो सारे 1/an कितनी बार आ रहे हैं, सारे टर्म्स कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। ठीक है, तो जो अपने को प्रूव करना है a1 2 बार, तो मतलब फाइनली मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, 1/an ये आ जाएगा मेरे पास 2/a1 2/a2 अप टू 2/an। तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला, फर्स्ट के थर्ड में तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी करना पड़ेगा। फर्स्ट के थर्ड में तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी से करना पड़ेगा आपको। हम्म, अभी भी बच्चे से समझ नहीं आया सर, अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया। दिव्यांशु देखो, मैंने सिंपली a1 प्लस an से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड करा है, तो यहां पे a1 प्लस an लिख दिया। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी मैंने लगाई है बस कि a1 प्लस an इसकी वैल्यू a2 प्लस an माइनस 1 होती है, ये सब इक्वल होते हैं, दिस इक्वल टू दिस। एक प्रॉपर्टी पढ़ना, स्टार्टिंग से लोगे और लास्ट से लोगे, इक्विडिस्टेंस टर्म का सम सेम आता है। तो बस उस प्रॉपर्टी से इस वाले a1 प्लस an को मैंने a2 प्लस an माइनस 1 लिख दिया, यहां वाले को ये लिख दिया, यहां वाले को ये लिख दिया, बस एक प्रॉपर्टी मैंने लगाई है। ठीक है, अब अलग अलग करोगे, दिस अपॉन दिस करोगे तो ये आएगा, 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 दिस अपॉन दिस करोगे तो ये आएगा। ठीक है, जैसे आप यूं समझो कि मान लो आपके पास, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मान लो आपने पास क्या होता कि यदि 5 टर्म्स होती, कितनी भी टर्म्स ले लो आप, इवन ले लो और ले लो, लेट्स से आपके पास 4 टर्म होती, तो 4 टर्म होती तो आपका क्वेश्चन होता a1 a2 a2 a3, नहीं a1 a4, सॉरी a1 a4, ठीक है, a2 a3 प्लस a3 a2 प्लस a4 a1, यदि 4 टर्म होती। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने यहां पे लिख दिया है a1 प्लस a4, यहां पे मैंने लिख दिया है a2 प्लस a3, यहां पे लिख दिया अगेन a3 प्लस a2 और यहां पे लिख दिया a4 प्लस a1। अब यदि मैं सबको अलग अलग करूंगा तो यहां पर 1/a4 प्लस 1/a1 आएगा, यहां पे 1/a3 प्लस 1/a2 आएगा, यहां पे 1/a2 प्लस 1/a3 आएगा और यहां पर 1/a1 प्लस 1/a4 आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हर टर्म मुझे 2 बार मिल रही है, तो ट्वाइस ऑफ 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/a4 आएगा। दिस इज द, ठीक है, चलो
देन क्वेश्चन नंबर 9, पहले मैं 5 और 9 ये बता देता हूं, फिर फर्स्ट वाला पार्ट अपन अलग से ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द थ्री नंबर इन एपी इज 27, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 290। क्वेश्चन नंबर 5 किसने पूछा यार? 5 तो बहुत इजी है, ठीक है, 5 वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ऑड पे भी ले लो आप, ऑड पे भी ले लो, अरिहंत करके देख लो आप, अरिहंत आप करके देख लो एक बार। 5 जो मैंने 4 टर्म्स तक लिखा है ना, अरिहंत सेम 5 टर्म्स तक लिख के देख लो आप, ठीक है, मुझसे मत लिखाओ, एक बार आप 5 टर्म्स तक लिख के देखो। A1 A2 A1 A5 A2 A4 सेम 5 तक लिख के देख लो, सेम आएगा वो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में सम ऑफ थ्री नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 तो कर सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5 जिसने पूछा वो अपने आप से ट्राई कर लेना, 5 वाला तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जरूर अपन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि A1 A2 अप टू A2N जो है वो AP में है, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर अप टू A2N माइनस 1 का स्क्वायर माइनस A2N का स्क्वायर। इसमें पेयर बना लो, एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ऐसा कर चुके हैं, याद है? इसमें पेयर बनाओगे तो A1 प्लस A2 इंटू A1 माइनस A2 आएगा, इसमें पेयर बनाओगे तो A3 प्लस A4 इंटू A3 माइनस A4 आएगा। ऐसे लास्ट में पेयर बनाओगे तो A2N माइनस 1 माइनस A2N आएगा इंटू A2N माइनस 1 प्लस A2N। ये D हो गया, माइनस D हो गया, ये माइनस D हो गया, माइनस D इसमें से कॉमन आएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो माइनस D आएगा उसमें से, ये कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू A2N माइनस 1 प्लस A2N, ठीक है। अपने को लाना किस फॉर्म में है? A1 प्लस A2N, कोई दिक्कत नहीं। AP बन रहा है, कितने टर्म्स हैं इस AP में? 2n टर्म्स, AP ऑफ 2n टर्म्स, तो माइनस D, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 2n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो मेरे पास आ गया माइनस ND इंटू A1 प्लस A2N, ठीक है। अब A2N अपने को जो आंसर चाहिए उस फॉर्म में लाने के लिए, जो आंसर चाहिए उस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूं कि A2N क्या लिखते हैं? A2N A प्लस 2N माइनस 1 इंटू D लिखते ना। A2N जो है 2nth टर्म क्या लिखते हैं आप? A प्लस 2N माइनस 1 इंटू D लिखते ना, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले लेता हूं, तो फाइनली मेरे पास ND की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। A2N इज इक्वल टू AN प्लस 2ND माइनस D, ठीक है। अपने को आंसर A यार, हाँ ठीक है, D से माइनस D कॉमन ले लिया, तो D की वैल्यू रख देते ना, सीधे सीधे D की वैल्यू रख देते हैं, और कुछ मत करो आप, D की वैल्यू रख देते हैं। तो D की वैल्यू कितनी आएगी? D की वैल्यू आएगी A2N माइनस A1 अपॉन 2N माइनस 1, ये D की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो फाइनली माइनस N इंटू D की वैल्यू रखी तो कितनी आएगी? A2N माइनस A1 अपॉन 2N माइनस 1 इंटू A1 प्लस A2N, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी लग जाएगा, तो N अपॉन 2N माइनस 1 A1 स्क्वायर माइनस A2N स्क्वायर आ जाएगा, बस यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, A प्लस बी इंटू A माइनस बी लग जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, अब एक क्वेश्चन नंबर किसमें पूछ रहे हो आप? फर्स्ट का थर्ड वाले में 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लगा दो, उससे ही होगा वो। फर्स्ट के थर्ड वाले में 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लगा दो, एबीसी आर इन एपी में गिवन है ना,
ठीक है, तो ए बी सी एपी में गिवन है, तो इट मींस 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो आपको क्या प्रूव करना है कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ b प्लस सी, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सी प्लस अंडर रूट ए और 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आर इन एपी। ये प्रूव करना है आपको। तो यदि ये प्रूव करना है तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लगा देते हैं। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, दिस प्लस दिस। ठीक है, बस अब बाकी का आपको सॉल्व करना है। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी अपने पास आ जाएगा। कैन वी प्रूव क्वेश्चन 1 बाय टेकिंग द फैक्ट दैट कॉमन डिफरेंस विल बी सेम एंड दस इक्वेटिंग क्वेश्चन 1? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कॉमन डिफरेंस सेम आना जरूरी नहीं है ना उसमें, आप कॉमन डिफरेंस सेम आना जरूरी नहीं है। ठीक है, बोलो विजी गुशु, बोलो विजी गुशु, क्या डाउट है? फर्स्ट के थर्ड वाले में b माइनस ए सी माइनस बी, देखो अरे ये एक ही बात होती है। कोई बच्चा बोल रहा है कि मैंने 2b इक्वल टू a प्लस सी लिखा है ना। अब आप ये बोल रहे हो कि मैंने सर b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी भी तो कर सकते हो। एक ही बात है वो दोनों एक ही बात है। आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। वासु सोनी बोल रहा है वॉइस आवाज नहीं आ रही क्या भैया? वासु केवल आप ही का मैसेज आया, क्योंकि और तो किसी का नहीं आया। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज में किसी को दिक्कत है? नहीं आ रही है बेटा। वासु आप ही के एंड से प्रॉब्लम है, आपके एंड से ही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो जी, है ना। क्वेश्चन 1 में 5th 6th 7th सर सिर्फ मेथड बता दो कौन सा यूज करना। ओके, क्वेश्चन 1 में 5th 6th और 7th चलो एक बार देख लेते हैं अपन, क्योंकि वो थोड़े से ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना, मतलब क्या उसमें कंफ्यूजन तो रहता है ना। एक बार मैं बता देता हूं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है कि प्लस माइनस करके भी हो जाएगा, और कोई कोई क्वेश्चन में आपको 2b इज इक्वल टू a प्लस सी भी लगाना पड़ सकता है। तो अपन देख लेते हैं किस किस क्वेश्चन में क्या क्या अपने को करना पड़ सकता है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 5th में है, 5th वाला जैसे डायरेक्ट हो सकता है, जैसे है ना। जैसे 5th वाला देखो आप, 5th वाले में बोल रहा है वो a इंटू 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, b इंटू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए और c इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, है ना। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो इसमें लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी, इसमें एलसीएम लेंगे तो बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी हो गया, है ना। और इसमें एलसीएम लेंगे तो ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी होगा। ठीक है, अब जैसे ये डायरेक्ट हो सकता है, ये डायरेक्ट हो जाए, हाँ +1 कर लो, तीनों में +1 करोगे तो ये बी सी यहां पर, ए सी यहां पर, ए बी यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन बी सी। यहां पे +1 करा मैंने तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी। यहां पे +1 करा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये तो चेक करना पड़ेगा बेटा दिव्यांशु, यही तो मैथमेटिक्स है। ये तो आपको चेक करना है ना कौन सा मेथड लगाना है कौन सा नहीं लगाना है, क्वेश्चंस करके करेंगे, है ना। ये आ गया। अब इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। तो डिवाइड करेंगे तो भी एपी रहेगा, तो 1 बाय बी सी 1 बाय ए सी 1 बाय ए बी, एपी आ गया। ठीक है, इसको एबीसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बी सी ए बी आ गया। आपको एबीसी से लेते हुए चलना है, उल्टा चलो। आपको एबीसी से लेते हुए चलना हो, आप बोलो कि नहीं अपन यहां से स्टार्ट करें, पूरा उल्टा चलो। इसको पहले एबीसी से, पहले इसको एबीसी से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा।
फिर ये ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसमें -1 कर लो तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है? 6th वाला। हाँ, अब जैसे 6th वाला भी हो सकता है इस वाले मेथड से, शायद से क्वेश्चन नंबर 6th में वो बोल रहा है कि b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं मैं। अब जैसे ये भी हो सकता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड वेरी सिमिलरली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये भी हो सकता है, राइट। हाँ, कैसे करेंगे इसको? a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट a प्लस बी प्लस सी, तो यदि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट करा तो ये -2 आ गया, ये -2 भी आ गया और ये -2c आ गया। अब इसको डिवाइड बाय -2 से डिवाइड कर दो तो एबीसी आ जाएगा मेरे पास, एबीसी आर ए। ठीक है दिव्यम, उल्टा जाने के लिए तो हाँ, वो इसीलिए तो उल्टा जाने में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये प्रूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जस्टिफाइड माना जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आयुष एक ही बार टाइप करो ना आयुष, मैसेज। तीन बार टाइप कर दिया तुमने, एक ही बार टाइप करो ना यार, सबके मैसेज पढ़ने में आ जाएंगे। a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, नहीं मैं देखता हूं एक मिनट, इलस्ट्रेशन 5 में। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट वाला तो अब हो ही जाएगा, वो तो यही वाला क्वेश्चन है। 6th वाला जो क्वेश्चन देखोगे तो 6th वाला तो यही वाला है, 6th वाला तो हो जाएगा रुचिता, हो जाएगा। हाँ वो 6th वाला, ठीक है, चलो। हाँ, अब आप क्या बोल रहे हो आयुष, आपका क्या डाउट है इलस्ट्रेशन 5 में? इलस्ट्रेशन 5 में अभी देख लेता हूं, अब आप क्या बोल रहे हो इलस्ट्रेशन 5 में? बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है, बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन। हाँ ठीक है। हाँ विजिबल है, विजिबल। जब सॉल्यूशन देखते हैं तो आसान लगता है क्वेश्चन, बट सॉल्व करते वक्त कठिन लगता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चलो, हाँ, आपको जो पूछा ना इलस्ट्रेशन 5 में, जैसे एक इलस्ट्रेशन में इसने ऐसा बोला 4 डिफरेंट इंटीजर फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी, वन ऑफ दीज नंबर्स, पूरा नहीं बताऊंगा मैं। तो अब जैसे उसने नंबर जो माने ना बेटा, उसमें नंबर्स क्या माने उसने? a माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ऐसे नंबर्स माने वो उसने, है ना। अब आप बोलोगे कि सर जैसे अपन जो 4 नंबर्स लेते हैं, अपन लेते हैं, ठीक है, तो जनरली या तो अपन a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d लेते हैं, है ना, या a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सेम क्वेश्चन a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। ये इसने क्यों माना है मैं आपको रीजन बताता हूं। आप बोलोगे 4 नंबर्स इसने वो क्यों नहीं माने? एक्चुअली इस क्वेश्चन में उसको क्या करना था, उसको ये करना था कि उसने बोला है कि 4 डिफरेंट इंटीजर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी, वन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू, एक्चुअली ना उसने बताया, देखो ये इसलिए नहीं माने इस क्वेश्चन में, आप समझना पॉइंट,
ये मानने में ना एक प्रॉब्लम आ रही थी एक्चुअली, है ना। आप इसकी जगह वाले ये मान लोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप ये मान लो, ये चलेगा, दिस इज फाइन। ये मान लो, ये मान लो। इसको मानने में इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी। उसने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि 4 डिफरेंट इंटीजर्स, है ना। आप क्वेश्चन समझना, देखो 4 डिफरेंट इंटीजर्स, मतलब चारों नंबर जो हैं वो इंटीजर होने चाहिए। चारों नंबर्स जो हैं इंटीजर्स होने चाहिए। अब चारों नंबर्स इंटीजर होने के लिए सपोज करो यदि मैं ये लेता हूं ना नंबर्स, तो इसमें मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि ए और डी का इंटीजर होना कंपलसरी नहीं है। बिना ए और डी के इंटीजर हुए बिना भी ये चारों नंबर इंटीजर बन सकते हैं, बिना ए और डी के इंटीजर हुए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में कंडीशन जो लगाना चाह रहा हूं वो इंटीजर वाली कंडीशन ही लगाना चाह रहा हूं, तो इसमें मैं ए और डी के ऊपर कोई कंडीशन लगा ही नहीं पाऊंगा। पर इसमें और इसमें मुझे एक फायदा है कि यदि मुझे चारों नंबर को इंटीजर बनाना है तो मुझे ए भी इंटीजर रखना पड़ेगा और डी भी इंटीजर रखना पड़ेगा, तभी ये चारों नंबर इंटीजर बन सकते हैं। ए भी इंटीजर रखना पड़ेगा और डी भी इंटीजर रखना पड़ेगा। सेम इसमें ए भी इंटीजर रखना पड़ेगा और डी भी इंटीजर रखना पड़ेगा, तभी चारों नंबर इंटीजर बन सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों से मुझे ये एडवांटेज मिलेगा कि मेरे पास ए और डी में कोई भी क्वाड्रेटिक बन रही है तो उस पर मैं इंटीजर रूट वाली कंडीशन लगा सकता हूं। लेकिन इसमें मैं वो कंडीशन नहीं लगा पाऊंगा, इसमें मुझे फिर 2D का क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, 2D के ऊपर कुछ करना पड़ेगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो इसलिए अपन ने ये वाली चीज अवॉइड करी इस क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लियर है बात, राइट। तो वो एक्चुअली अपने को डिसाइड करना है। देखो मैंने शुरू में ही बताया था कि ये लेना बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना। ये लेना अपने को बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जहां पे अपने को जैसी जरूरत हो वो अपन ले सकते हैं। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इलस्ट्रेशन 5 ये कर जरूर लेना आप लोग। ठीक है, चलो बढ़े आगे आप। तो लास्ट क्लास में अपना जीपी चल रहा था, जीपी पे कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, तो उसी से अपन स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। हाँ ना, अरे इलस्ट्रेशन सॉल्व करनी एक्चुअली पता है कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट यदि आप मतलब बुक पे तो पता है कब जाना है आपके पास सॉल्व करने के लिए। बिगनर बॉक्सेस, एक्सरसाइज, इलस्ट्रेशन, अच्छी बात है, मतलब कुछ बच्चे कर भी रहे हैं इलस्ट्रेशन। ठीक है, और जो शीट्स में दे रहा हूं आप लोगों को, शीट्स फिर भी थोड़ी सी कम मिल पा रही है। ठीक है, और मैं शीट्स पर मैं शेयर कर दूंगा सारी, मतलब ये कंप्लीट चीजें हैं। आप इतना कर लेना, मतलब सारा लेवल वेवल सब चीजें आ जाएगी, मतलब बेसिक भी आ जाएगा। बहुत सारे इलस्ट्रेशन ही बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, आपने करे नहीं है तो मतलब करना चाहिए कायदे से, नहीं करे तो करना चाहिए, मतलब आप इलस्ट्रेशन करो। ठीक है, मतलब इतना कर लो ना तो चैप्टर इतना अच्छे से हो जाए। करना मतलब अच्छे से कर ले, अच्छे से कर ले कि हाँ भाई ये मैंने कर लिया, अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे पास, कोई इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो ऐसा कर ले। ठीक है, हाँ इतना करने के बाद बुक करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, तो इतना करने के बाद, है ना, आ जाएंगे। ठीक है, चलो जी, ज्योमेट्रिक मीन अपन लेते हैं। लास्ट क्लास में जीपी की कुछ प्रॉब्लम्स ली थी, तो जैसे आपको याद हो तो अर्थमेटिक मीन अपन ने लिया था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन है अपने पास, जैसे अर्थमेटिक मीन लिया था वैसे ही अपने पास ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है कि आपके पास यदि दो नंबर्स में मान लूं ए और बी, ए और बी, ठीक है, तो इसके बीच में एन नंबर्स मैंने इस तरह से इंसर्ट करा है, एन नंबर्स इस तरह से इंसर्ट करा है, या इन दोनों के बीच में मैंने एन नंबर्स ऐसे लिखे, एन नंबर्स ऐसे इंसर्ट करा है, ऐसे लिखे कि यहां से लेके यहां तक मेरे पास क्या बन जाए, जीपी बन जाए। ठीक है, इफ वी राइट
n numbers between A and B such that they form a GP, then numbers are called geometric means. ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं G1, G2, G3 अप टू Gn, ये A और B के बीच में n geometric mean. These are called n geometric mean between A and B. ठीक है, तो अगेन अब अपने को यदि जैसे आपको याद हो तो AP में अपन ने क्या करा था, कॉमन डिफरेंस निकाला था, याद है, B माइनस ए अपॉन n प्लस 1 कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल ऐसे ही जीपी में अपन कॉमन रेशो निकालेंगे। तो अब आप बताओ बच्चों कि यदि ये जीपी बन गया, यदि ये जीपी बन गया तो यहां से लेके यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे, ए से लेकर बी तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे, n+2 टर्म्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, n+2 टर्म्स। और ये सबसे लास्ट टर्म है, इसका मतलब ये कौन सा टर्म होगा, n+2 टर्म। तो यदि मैं कॉमन रेशियो r मान लूं तो मेरे पास n+2 टर्म का फॉर्मूला यदि मैं लिखूंगा तो ar⁴ n+2 - 1 आएगा, एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, b। ar⁴ n+2 - 1 आएगा और वो इक्वल टू b होना चाहिए, याद है ना। nth टर्म का फॉर्मूला ar⁴n - 1, तो n+2 टर्म का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इससे मेरे पास आएगा ar⁴n + 1 = b, r = b by a whole power 1 by n+1, है ना। मतलब r⁴n + 1 = b by a आएगा, और n+1 को इधर ले जाएंगे तो 1 by n+1 होता है, याद है बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी, पावर उधर ले जाओगे तो 1 by n हो जाएगा। तो r मेरे पास आ गया, और r यदि आपके पास आ गया तो बाकी के सारे नंबर्स में निकाल सकता हूं। G1 कितना होगा, a × r, G2 कितना होगा, ar², G3 कितना होगा, ar³, ऐसे अपन सारे के सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। तो मेन बस आपको ये याद रखना है, r b by a whole power 1 by n+1, ठीक है। इसको लिख लो, फिर इसकी एक प्रॉपर्टीज भी बतानी है, तो एक प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं इसकी पहले। मेन बस आपको r याद रखना है इसमें। ज्योमेट्रिक मीन के कम क्वेश्चन, ओके ओके, लिख लिया। चलो जी, नहीं लिखा, चलो इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लिखो तो, प्रॉपर्टी लिखो तो, या चलो मैं स्टेटमेंट लिख ही देता हूं बोर्ड पे। इफ n ज्योमेट्रिक मीन b इंसर्टेड, इसकी प्रॉपर्टी है ये, n ज्योमेट्रिक मीन b इंसर्टेड between a and b, then product of them
product of them will be nth power. If n geometric mean be inserted between a and b, then product of them will be nth power of one geometric mean between a and b. जैसे एक है ना, एपी में भी था ऐसा, याद, एक एपी में भी था ऐसा, है ना। एपी में ना अपन ने सम करा था, एक्चुअली एपी में अपन ने सम करा था, ठीक है। यहां पे प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यह है कि यदि आपके पास ए और बी दो नंबर हैं, इनके बीच में ये एन ज्योमेट्रिक मीन अपन ने इंसर्ट कराए हैं, तो इन सब का जो प्रोडक्ट है, if n geometric mean be inserted between a and b, then product of them means g1 into g2 up to gn is equal to nth power of one geometric mean between a and b, nth power of सेम a और b के बीच में आप वन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराओ। अभी जैसे अपन ने n करा है, ऐसे एक बार n कर, एक करा, तो a g b ये gp में हुआ, तो ये gp में हुआ, तो मुझे पता है कि g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा कि नहीं। a g b gp में है, तो इसका मतलब g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हुआ, ठीक है। तो g इज इक्वल टू रूट ए बी है। अभी मैं प्लस ले रहा हूं, आप प्लस माइनस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आपने दो नंबर्स के बीच में एक बार जब एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराए हैं, तो इन सबका जो प्रोडक्ट है, वो इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में यदि मैं एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराऊं, क्योंकि दो नंबर के बीच में अपन कितने भी ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करा सकते हैं, एन भी करा सकते हैं, एन प्लस वन भी करा सकते हैं, 10, 20, 50, एक भी करा सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक बार एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराया, एक बार एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराया, तो इन सबका जो प्रोडक्ट है, तो वो इनके बीच में जो एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराते हैं उसकी nth पावर के इक्वल आता है, उसकी nth पावर के इक्वल आता है। एपी में यदि आपको याद हो, तो एपी में n टाइम्स हो रहा था, एपी में याद है सेम प्रॉपर्टी थी, यहां पे सम करा था अपन ने, है ना, और वहां पे n टाइम्स, एग्जैक्टली n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाय 2 हो रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ एग्जैक्टली। चलो इसको प्रूव कर देते हैं अपन अब, ठीक है। g1 की वैल्यू बताओ तो कितनी आई थी, a इंटू आर। g2 की वैल्यू बताओ तो कितनी आई थी, ए आर स्क्वायर। अप टू gn की वैल्यू कितनी आई थी, ए आर टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो a इंटू ए इंटू ऐसा आएगा, और r की पावर r इंटू आर स्क्वायर अप टू r की पावर n आएगा। सो दैट इज a टू द पावर n हो गया, और r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n हो गया। तो a टू द पावर n हो गया, और r टू द पावर, इसका सम सबको पता होगा कितना होता है, n प्लस 1 बाय 2 होता है। क्लियर है। g1 की वैल्यू रखी a इंटू आर, g2 की वैल्यू a इंटू आर स्क्वायर, gn की वैल्यू a इंटू आर की पावर n, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू ए अलग से आ गया, r की पावर अलग आ गया, a की पावर n हो गया, और r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n हो गया। इस सबका सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करता हूं, तो मैं a की पावर n, r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, r की वैल्यू थी b बाय a होल पावर 1 बाय n प्लस 1, r की वैल्यू b बाय a होल पावर 1 बाय n प्लस 1, है ना, और इसकी होल पावर कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास आ गया a की पावर n, b की पावर n बाय 2 अपॉन b की पावर n बाय 2 यहां पर, और a की पावर n बाय 2 यहां पर।
इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर n माइनस n बाई 2 कितना हो जाएगा, a की पावर n बाई 2 इंटू b की पावर n। ठीक है, a की पावर n बाई 2 b की पावर n बाई 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर 1 बाई 2 इंटू b की पावर 1 बाई 2 ये होल पावर n, और a की पावर 1 बाई 2 b की पावर 1 बाई 2 को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रूट ए बी की पावर n। क्लियर है? ठीक है, इस तरह फिर से समझ लो, प्रोडक्ट करा था, पावर ये आई थी, इसका टोटल n प्लस 1 बाई 2 होता है, r की वैल्यू b बाय a की होल पावर 1 बाय n प्लस 1 रखा, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो b बाय a की होल पावर n बाई 2, तो b की पावर n बाई 2 अपॉन a की पावर n बाई 2, है ना। इसको ऊपर ले गए अपन, पावर n कॉमन ले लिया, ज्योमेट्रिक मीन का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यार ऐसे तो नहीं आता है, ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे तो नहीं आता, मैथमेटिक्स में भी आता, स्टैटिस्टिक्स में वगैरह में आता होगा ये, एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन वगैरह स्टैटिस्टिक्स वगैरह का पार्ट है ज्यादातर, यहाँ पे तो नहीं आता, ऐसे कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो नहीं मिलेगा उसका। प्लस माइनस अपन लगा सकते हैं, एक्चुअली कैलकुलेशन में वो अपन ना प्लस ही दिखाते हैं अपन जनरली, प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, कहीं भी कैलकुलेशन देखोगे तो वो प्लस ही अपन दिखाते हैं बस, बाकी और कोई रीजन नहीं है उसका ऐसा, है ना। चलिए लिख लिया, बचा है, चलो ऊपर वाला लिख लिया होगा, ऊपर वाला मिटा देता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं पहले करके बता देता हूं आपको, है ना। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम ही आते हैं इस पे, इनडायरेक्टली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहले एक बार अपन, ठीक है, क्या सर ट्रिगो का ज्यादा वेटेज होगा जेड वन, ट्रिगो से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, मिक्स क्वेश्चन ज्यादा आता है। जैसे मान लो 2 और 128, 2 और 128 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराना है ना। 2 और 128 के बीच में लेट्स से 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराना है, G1 G2 G3 G4 एंड G5, राइट। R निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, R निकालेंगे, है ना। R निकालेंगे तो आएगा B बाय A, दिस इज A, दिस इज B, होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1, that is 2 power 6 whole power 1 by 6, that is, ठीक है। r की वैल्यू 2 आ गई, बस अब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो G1 आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 32 एंड 64, ठीक है। इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है वैसे, एक आध क्वेश्चन मैं और करके बताता हूं आपको। G1 and G2 are two geometric mean and A
is arithmetic mean inserted between two numbers, then g1 square upon g2 plus g2 square upon g1 is equals to k टाइम्स ऑफ a। तो k की वैल्यू अपने को निकालनी है। G1 and G2 are two geometric mean. A is the arithmetic mean inserted between two numbers. ठीक है, right? तो आपको बताना है between two numbers, then G1 square upon G2 plus G2 square upon G1 is equals to k times of A। ठीक है, टेस्ट में बिगनर बॉक्स 3 तक ही आएगा ना? हाँ, टेस्ट में शायद बिगनर बॉक्स 3 तक ही आएगा, टेस्ट में बिगनर बॉक्स 3 तक ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि आप कैलकुलेशन ऐसे करना, जैसे अभी मान लो फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा। G1 G2 are two geometric mean, A is the arithmetic mean। मान लेते हैं नंबर्स A और B है ना, अपन मान लेते हैं नंबर्स A और B है, तो इसके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 और A is the arithmetic mean, राइट? तो इस A की वैल्यू तो आई जाएगी, A प्लस बी बाई 2 है ना। नाउ अब G1 G2 निकालेंगे। अब इसमें R की वैल्यू निकालता, मान लो मैं R की वैल्यू निकालता, ठीक है, K इक्वल्स टू, हाँ सही है हर्षल सही है। अब R की वैल्यू निकालते हैं तो R की वैल्यू क्या निकलती, B बाय A होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब B बाय A होल पावर 1 बाय 3, ये होती है R की वैल्यू, है ना। ठीक है, ये R की वैल्यू। तो G1 कितना हो जाएगा, A इंटू आर, G2 कितना हो जाएगा, A इंटू आर स्क्वायर, है ना। G1 A इंटू आर हो जाएगा और G2 A इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, ठीक है, आप R की वैल्यू अभी मत रखो, R की वैल्यू आप अभी मत रखो, आप G1 G2 रख दो, ठीक है। R की वैल्यू सबसे लास्ट में, ठीक है, हाँ पावर 1/3, R की वैल्यू सबसे लास्ट में रखना, अभी मत रखो। G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1 इज इक्वल टू, G1 स्क्वायर कितना हुआ, A स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन G2 AR स्क्वायर, G2 स्क्वायर A स्क्वायर R4 G1 AR। पहले सॉल्व कर लो, लास्ट में अपन रख देंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, R। सो A प्लस A R। अब R क्यूब की वैल्यू डायरेक्टली रख दो, R क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, B बाय A, और A प्लस B की वैल्यू कितनी है, 2A इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि जैसे अब आप यहां पे अपन R की वैल्यू रख देते तो बहुत बड़ा हो जाता, नहीं यहाँ पे पावर R की वैल्यू में यहाँ पे रख के फिर वो G1 G2 रखता तो बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, तो इसलिए पहले आप R की टर्म्स में चलने दो और सबसे लास्ट में फिर अपन R की वैल्यू पुट कर दें। चलो एक क्वेश्चन अब आप करो। इफ a पावर n plus b power n upon a power n minus 1 plus b power n minus 1 is geometric mean between a and b, then n is equal to, a power n plus b power n upon a power n minus 1 plus b power n minus 1 is geometric mean between a and b, then n is equal to। तो
तो n की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, करो तो। अर्णव का आंसर सही है। वासु, वासु का आंसर, वासु आपने क्या टाइप करा कंपनी? रुचिता का भी सही आया है, हर्षल का भी सही आया है, पर पाटीदार आंसर आप चेक भी कर सकते हो ना, आंसर पता चेक भी हो जाएगा। कितना आ रहा है? हाँ 1/2 सही है, 1/2 सही है। ठीक है, देखो ए और बी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो अभी अपन ने निकाला था, जी इज इक्वल टू कितना आ रहा था मेरे पास? रूट ए बी आ रहा था ना। ठीक है, तो a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू a पावर n माइनस 1 इंटू रूट ए बी प्लस b पावर n माइनस 1 इंटू रूट ए बी। ठीक है, तो a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू a पावर n माइनस 1 रूट ए बी, मतलब ए बी की पावर 1/2 होगा, इसका मतलब भी यही होगा ना। तो ये आ जाएगा a पावर n प्लस b पावर n, इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 प्लस 1/2 तो n माइनस 1/2 आ जाएगा, दिस प्लस दिस करोगे तो n माइनस 1/2 आ जाएगा, b पावर 1/2 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये a पावर 1/2 ऐसा कैसा आ जाएगा, और b पावर में भी दोनों को ऐड करेंगे तो n माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले लो और b पावर n को उधर ले जाओ, इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, b पावर n को उधर ले जाते हैं, तो मेरे पास आएगा a पावर n माइनस a पावर n माइनस 1/2 इंटू b पावर 1/2 इज इक्वल टू a पावर 1/2 इंटू b पावर n माइनस 1/2 माइनस b टू द पावर। ठीक है, नहीं इंटीजर होना जरूरी नहीं, इंटीजर कहां बोला मैंने, इंटीजर कहां बोला है? इसमें से कॉमन ले लो,
इसमें से कॉमन आएगा a की पावर n माइनस 1/2 और ब्रैकेट में बचेगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। ये बचेगा ना, मतलब यूं समझ लो यहां पे एक तरह से -1/2 प्लस 1/2 लिख लिया, -1/2 प्लस 1/2, तो a की पावर -1/2 कॉमन ले लिया। बिल्कुल ऐसे यहां से मैं b की पावर n माइनस 1/2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे बचेगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया क्योंकि a इक्वल टू b नहीं होगा, a और b दो डिफरेंट नंबर है, a इक्वल b नहीं होगा। इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेंगे तो a बाय b की होल पावर कितना आएगा n माइनस 1/2 और इधर इज इक्वल टू में कितना आ गया 1 आ गया। a बाय b की होल पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और किसी की पावर क्या लगाएं कि आंसर 1 आ जाए, किसी की पावर क्या लगाएं कि आंसर 1/2 आ जाए, 0 लगाना पड़ेगा। तो इसको 0 लगाएंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, n इक्वल टू 1/2। क्लियर है? सेम क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन का भी हो सकता है ना, अर्थमेटिक मीन में जैसे 1 हो जाएगा, सेम क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन का पूछता है तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो n की वैल्यू 1 लूंगा ना, n की वैल्यू यदि मैं 1 लूंगा तो ऐसा बन रहा है, n की वैल्यू 1 लेंगे तो a प्लस बी बाय 2। तो यदि अर्थमेटिक मीन के लिए पूछोगे ये क्वेश्चन तो आपका आंसर n इक्वल टू 1 आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन के लिए ऐसा आ जाएगा। चलो लिख लिया, अब जीपी एचपी स्टार्ट करते हैं अपन। ओके दिव्यांशु, नेक्स्ट अपन लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, चलो अभी मैं चैट बंद कर देता हूं पहले इसको, क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। चलो, टेस्ट के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सीक्वेंस सीरीज तक ही आएगी क्या, या सिलेबस में दिया है? हाँ तो दिया है तो फिर ये आएगा ना, सिलेबस में ये दिया है तो ये आएगा, चिंता मत करो, है ना। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है कि यदि मैं आपसे ये बोलूं कि A1 A2 A3 अप टू AN आर इन HP, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि देन 1/A1 1/A2 1/A3 up to 1/AN will be in AP।
तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एपी आएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एपी आएगा, है ना। अब थोड़ा बहुत आप बोलो कि अपन फिर सीधा सीधा ऐसे क्यों नहीं बोल देते कि एपी का रेसिप्रोकल करना है अपने को, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता। मतलब मैं आपसे ये बोलूं कि एपी का रेसिप्रोकल करना है, या मैं आपसे ये बोलूं कि एक सीरीज को यदि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वो एचपी है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसका रेसिप्रोकल करूंगा। वो रेसिप्रोकल यदि एपी में आएगा तो मैं बोलूंगा इसका मतलब जो ऊपर वाली सीरीज है वो एचपी में होगी, ठीक है। इसलिए एचपी को जनरल वे में लिखना हो, जनरल एचपी का वे लिखना हो तो ऐसा लिखा जाएगा। बताओ कैसे लिखेंगे जनरल, 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d 1/a प्लस 3d, दिस इज एचपी। ऐसे लिखता अपन एचपी, ये एचपी, ताकि इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एपी आ जाएगा ना, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एपी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2-3 सीरीज लिख के मैं बता देता हूं एचपी। लेट्स से 1/3 1/7 1/11 1/15, दिस इज एचपी। 1/5 1/10 1/15 1/20, दिस इज एचपी। ये एचपी अपने पास है ना, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसका मतलब ऊपर हमेशा 1 आना चाहिए क्या? नहीं, ऊपर हमेशा 1 आना जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1 3/2 2 5/2, ये एपी होता है ना, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 2/3 1/2 2/5, दिस इज ऑल्सो द एच, ठीक है। तो किसी भी सीरीज को आपको चेक करना है कि वो एचपी है या नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप रेसिप्रोकल। हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट करो, थर्ड माइनस सेकंड करो, फोर्थ माइनस थर्ड करो। डिफरेंस यदि सेम आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि वो एचपी होगा, ठीक है। ये तो इसकी बेसिक बात हो गई। अभी 2-3 पॉइंट्स में इसमें बताता हूं आपको कि क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या चीजें नहीं होगी इसमें, है ना। एक बार ये लिख लो, फिर मैं पहले एक बार सारे पॉइंट्स बता दूं आपको, ठीक है। उसके बाद अपन कुछ आपको डाउट होगा तो अपन डिस्कस करेंगे। शक्ति है क्या? शक्ति, शक्ति प्रेजेंट है कि नहीं? शक्ति लाभान्वय है? शक्ति भी नहीं है, नीर नहीं है, हर्ष किशोर, हर्ष किशोर प्रेजेंट है? हर्ष किशोर है? ओके ओके हर्ष किशोर, ठीक है, चलो ठीक है। अब 2-3 चीजें मैं बताता हूं आपको एचपी के बारे में, कि क्योंकि जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए वो पॉइंट्स मतलब अलग से मैं आपको बता रहा हूं। नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो। एचपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। एपी में जीरो होता है, जीपी में भी नहीं होता है ना, पर एचपी में भी नहीं हो सकता, क्योंकि एचपी का टर्म जीरो होगा तो फिर अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एपी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए एपी भी डिफाइन होना चाहिए, है। सेकंड, एचपी हैव नो कॉमन डिफरेंस। HP have no common difference.
एचपी का कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है एक्चुअली, ये बड़ा कंफ्यूजन देता है कि आप बोलते हैं कि डीएचपी का कॉमन डिफरेंस, नहीं, एचपी का कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। आप बोलें कि एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो एचपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ना, नहीं। अपने को पूरी की पूरी टर्म का रेसिप्रोकल करना है, अलग से डी का रेसिप्रोकल नहीं करना है, अलग से ए का रेसिप्रोकल नहीं करना। वो जो पूरी की पूरी टर्म निकलती है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, उसका रेसिप्रोकल करना है, अलग से डी का नहीं करना। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई भी कॉमन डिफरेंस की बात करोगे तो वो एचपी का कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। तो फिर किसका कॉमन डिफरेंस होगा? ईच एचपी हैव corresponding AP, है ना? हर एपी का, हर एचपी का एक करस्पॉन्डिंग एपी है। करस्पॉन्डिंग एपी वो रेसिप्रोकल ऊपर के, रेसिप्रोकल। दैट एपी हैव कॉमन डिफरेंस, उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। पर डायरेक्टली एचपी के बारे में अपन बात करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है? सम ऑफ एचपी cannot be find directly. एचपी का सम नहीं निकाल सकते अपन डायरेक्टली, कभी आप कोई और किसी तरीके से निकल जाए तो निकल जाए, बाकी डायरेक्टली नहीं निकलता। डायरेक्टली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लगा दें अपन और एचपी आ जाए मेरे पास, है ना? ऐसा कुछ तरीका नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? बताओ कोई डाउट है क्या? तब तो एक एलिमेंट्री क्वेश्चन मैं करा देता हूं इस पे। अरे बताओ, और कोई डाउट है इसमें? कोई कंफ्यूजन ऐसा बेसिक समझने में अभी, है ना? एचपी का यूज क्या है? यूज सब बाद में, अभी यूज क्या है, एपी का क्या यूज है बताओ। थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया हर्षल गंतारा? ईच एचपी हैव करस्पॉन्डिंग एपी, क्या नहीं समझ में आया? कोई भी एचपी आप लिखोगे उसका उल्टा कर देना तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग एपी बोलते हैं अपन। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन एचपी से डायरेक्ट कोई डील नहीं करते हैं, डायरेक्ट डील नहीं करते हैं अपन, डील एपी से करेंगे तो हर एचपी के करस्पॉन्डिंगली एक एपी बनता है, उसमें क्या दिक्कत है मतलब? ठीक है, चलो राइट। थर्ड पॉइंट के लास्ट में क्या लिखा है? ईच एचपी हैव करस्पॉन्डिंग एपी रेसिप्रोकल दैट एपी हैव कॉमन डिफरेंस। उस एपी का अपन कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं पर एचपी का कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब वो रुक जाओ, अभी आगे की बात मत करो विधान, अभी आगे की बात मत करो, आगे की पहले इतना जितना बताया ना एक बार इसको समझ लो। अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, वैसा कर सकते हैं क्या, वो अभी एक बार रुक जाओ। Find third term of HP whose seventh term is 1/26 and 11th term is 1/30। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है, कि आपको एक एपी एचपी का थर्ड टर्म निकालना है,
एचपी का थर्ड टर्म निकालना है, उसका सेवंथ टर्म 1/26 है, ठीक है, और 11th टर्म 1/38 है, राइट। सो एचपी एचपी का सेवंथ टर्म 1/26 है और 11th टर्म 1/38। एचपी का तो करॉस्पोंडिंग एपी, हर एचपी के करॉस्पोंडिंग एक एपी बनता है, उसका रेसिप्रोकल करके। उसका सेवंथ टर्म कितना होगा 26 और उसका 11th टर्म कितना होगा 38, ठीक है। ठीक है, सेवन टर्म सही है आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आंसर भी निकाल दिया। तो ये एपी का आ गया। तो एपी का सेवंथ टर्म मतलब 8+6d इज इक्वल टू 26। एपी का 11th टर्म a + 10d इक्वल टू 38। दोनों को माइनस कर देते हैं एपी के लिए, दोनों को माइनस करेंगे 4d इज इक्वल टू -12, d इज इक्वल टू 3, इसमें रख देते हैं 18 उधर ले जाएंगे 26 माइनस 18 8, a इज इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8 आ गया, d इक्वल टू 3 आ गया, a इक्वल टू 8 आ गया, d इक्वल टू 3 आ गया। तो अपने को थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म क्या होगा a + 2d, मतलब 8 + 2 × 3 इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये एपी का आया, करेक्ट, ये एपी का आया। तो T3 ऑफ HP कितना होगा 1/14। बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड वेरी गुड। पीयूष राय, लास्ट में उल्टा भी करना पड़ेगा, नीयूष काकानी, निश्चय काका, निर्भय काकानी, पीयूष राय, ठीक है, आपको लास्ट में उल्टा भी करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप में उल्टा करना है, बीच की सारी कैलकुलेशन एपी की है, लास्ट स्टेप में फिर से उल्टा करना है, दैट इज द मेन। आ गई बात समझ में? हाँ इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा हार्मोनिक मीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है, बाकी और कोई बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं है उसमें, है ना, ठीक है। अरे तो डी की बात फिर देखो, मतलब मैंने एक पॉइंट लिखाया है, उसके बाद भी आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने बोला, वो बोल रहा है डी तो सेम होता है, अरे भाई एचपी का डी है ही नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ एचपी का डी ही नहीं है, तो फिर कौन सा सेम कौन सा डिफरेंट, जो भी डी है वो किसका है, एपी का, बस एचपी का डी ही नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल गांधी जयंती की छुट्टी है, ठीक है, तो हैप्पी गांधी जयंती सभी को, कल हॉलीडे है, आप आ जाओ, महाराष्ट्र क्रिकेट खेलेंगे। हाँ यार, क्रिकेट खेले बहुत दिन हो गए। चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, ठीक है, ओके। कल मेरा बर्थडे है भाई, कल जिसका बर्थडे उसको हैप्पी बर्थडे, जिसका नहीं है उसको नहीं, जिसका है उसको हैप्पी बर्थडे। चलो, अरिहंत 9 बजे के बाद कॉल कर लेना, अरिहंत सिंह भी 9 बजे के बाद।